सोचिए, रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर अकेले चलना पड़े और अचानक पीछे से कोई आवाज लगाए, तो क्या मुड़कर देखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज के इस कहानी विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, एक ऐसी जगह जहां एक खौफनाक सच्ची घटना ने पूरी कॉलोनी की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, इसमें क्राइम है, लालच है और एक ऐसी अनसुलझी ताकत है जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। नरसिंहपुर की उस कॉलोनी का एक सुनहरा पर उतना ही खौफनाक नियम बन चुका था। नियम बिल्कुल सीधा था, अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। मतलब ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की वो पतली लकीर थी जिसे पार करने का अंजाम बेहद भयानक था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुड़ने पर होता क्या है? क्यों लोग इतने डरे हुए थे? दरअसल कॉलोनी में एक के बाद एक लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। पुलिस, लोकल लोग सब पूरी तरह उलझन में थे। लेकिन इन सभी मौतों या गायब होने वालों में एक अजीब सी समानता थी। मरने से ठीक पहले हर किसी ने पीछे मुड़कर जरूर देखा था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उन सभी की परछाइयां गायब थीं। खैर, इस केस को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है राघव की, जो एक क्राइम जर्नलिस्ट है। राघव को इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, उसे सिर्फ ठोस सबूत चाहिए थे। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसने उसके भी होश उड़ा दिए। ध्यान दीजिए, रात के ठीक 2:17, एक आदमी अकेले खाली सड़क पर चल रहा है। 2:18, वो अचानक रुकता है, जैसे उसने कुछ सुना हो, और पीछे मुड़ता है। और ठीक अगली ही मिनट 2:19 पर पीछे से कोई अनजान चीज उस पर पूरी ताकत से झपट पड़ती है और कैमरा बिल्कुल ब्लैंक, सब कुछ खत्म। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई थी कि यह हमलावर कोई आम कातिल नहीं था। इसका अपना एक तय पैटर्न था, बिल्कुल किसी सीरियल किलर की तरह। कदम नंबर 1, यह किसी जानी पहचानी आवाज या किसी रोते हुए बच्चे की आवाज की नकल निकालता है। कदम 2, यह तब तक शांति से इंतजार करता है जब तक शिकार उस आवाज के जाल में फंसकर पीछे न मुड़ जाए। और आखिरी, सबसे खौफनाक कदम, यह शिकार की परछाई को चुरा लेता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर पूरा कब्जा कर लेता है ना? बिल्कुल अजीबोगरीब। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस स्टेशन में शकीला आपा नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आती हैं, जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती हैं। वो बताती हैं कि ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो इंसान है ही नहीं, वो जिन का बच्चा है, जिसे लोग वहां 1.5 फुटिया कहते हैं। अब इसके छोटे आकार पर मत जाइएगा, ये आग से पैदा हुआ एक आधा मरा हुआ जीव है, और भले ही इसकी लंबाई सिर्फ 1.5 फुट हो, पर इसमें किसी भी आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत होती है। और इसकी खुराक इंसानों की परछाई। यहां हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है राघव का ठोस लॉजिक, एक 21वीं सदी का पढ़ा लिखा पत्रकार जो इस पूरे केस को सिर्फ एक इंसानी जुर्म मान रहा है और सबूत ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ शकीला आपा की वो भयानक सच्चाई, जो जिन, चुराई गई परछाइयों और लोहे के हथियारों जैसी बातों पर टिकी थी। पर जाहिर है, राघव इन किस्से कहानियों को कहाँ मानने वाला था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस कातिल को खुद ढूंढ निकालेगा। और इसी सच्चाई को अपने कैमरे और आंखों से कैद करने की जिद में राघव रात के ठीक 2 बजे निकल पड़ता है। गलियां बिल्कुल सुनसान हैं, चारों तरफ घना सन्नाटा और हवा में एक अजीब सा भारीपन है। तभी अचानक उस मौत जैसी खामोशी को चीरते हुए ठीक उसके पीछे से एक छोटे बच्चे की कंपकपाती हुई आवाज आती है, भैया मुझे घर जाना है। राघव के कदम वहीं जाम हो जाते हैं, दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे बाहर आ जाएगी। और यहां राघव वही एक भूल कर बैठता है जिसकी सख्त मनाही थी। वो पीछे मुड़ जाता है। उसके सामने जो खड़ा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। एक छोटा सा जीव जिसका शरीर पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे, पैर बिल्कुल उल्टे, आधा चेहरा जला हुआ, और सबसे खौफनाक थीं उसकी आंखें, पूरी काली, बिना किसी पुतली के। वो शैतानी जीव अचानक मुस्कुराता है और सीधे राघव की छाती पर छलांग लगा देता है। राघव का दम घुटने लगता है, लेकिन तभी उसे शकीला आपा की एक बात याद आती है कि ये जीव लोहे से डरता है। वो हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक लोहे की चाबी निकालता है और उस पर पूरी ताकत से वार करता है। वो जीव चीखते हुए वहां से गायब हो जाता है। राघव की जान तो बच गई,
लेकिन जैसे ही वो वहां से खड़ा हुआ, उसकी रूह कांप उठी। उसकी परछाई गायब थी। वो 1.5 फुटिया अपना काम कर चुका था। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सामने आने वाली है वो सच में हैरान कर देने वाली है। भूत प्रेत अपनी जगह, लेकिन इस खौफनाक घटना के पीछे असल में एक बहुत ही गंदा इंसानी लालच छिपा हुआ था। जब राघव वापस शकीला आपा के पास गया तो मालूम पड़ा कि इस 1.5 फुटिया को एक तांत्रिक ने खुद बुलाया था। पर क्यों? ताकि इस पूरी कॉलोनी के लोग डर के मारे वहां से भाग जाएं, जमीन के दाम कौड़ियों के भाव गिर जाएं और एक रसूखदार अमीर बिल्डर वहां की जमीन को आसानी से हथिया सके। सोचिए, महज थोड़े से रियल एस्टेट के मुनाफे के लिए इतनी बड़ी दहशत फैलाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह लालच किस हद तक जाता है। राघव उस पुराने खंडहर में वापस जाता है। तांत्रिक विधियों और लोहे की छड़ों से उस जीव को भगाने की पूरी कोशिश करता है। उसे सच में लगता है कि उसने बाजी मार ली। लेकिन उसी रात जब वो थक हारकर अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक पलंग के ठीक नीचे से एक आवाज आती है, भैया। नीचे देखते ही वही 2 घुप काली आंखें उसे घूर रही थीं। परछाई खोने के बाद अब उस जीव ने राघव के शरीर को अपना नया घर बना लिया था। राघव के साथ अब जो कुछ भी हो रहा था, सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसकी आवाज फटने लगी थी, हाथों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था और उसके पास से किसी सड़ी हुई पुरानी कब्र जैसी बदबू आने लगी। पर सबसे डरावनी बात जानते क्या थी? जब उसने डर के मारे एक आईने में मुक्का मारा तो उस टूटे हुए शीशे में उसे खुद का नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया का चेहरा दिखा। और सड़क पर चलते वक्त उसकी चुराई हुई परछाई जमीन पर नहीं बल्कि दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह सीधी खड़ी होकर उसे घूरती थी। ये कब्जा पूरा हो रहा था। परेशानी की हालत में राघव दोबारा शकीला आपा के पास भागता है और यहां उससे पता चलती है एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो आगे की पूरी कहानी तय करने वाली थी। आपा कहती हैं, जिन आग और धुएं की औलाद है, उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी दोस्तों, ये वो आखिरी खौफनाक नियम था जिसे राघव को हर हाल में मानना ही था अगर उसे इस शैतान को रोकना था। तो आखिरी फैसले की घड़ी आ चुकी थी। अपनी बची खुची चेतना और इंसानियत के साथ राघव उस तांत्रिक के उस पुराने अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। ये शहर के बाहर बनी एक सड़ी हुई सुनसान चमड़े की फैक्ट्री थी। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वो लालची बिल्डर और तांत्रिक एक जलते हुए हवन कुंड के पास आराम से बैठे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि राघव तो अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वे किस आग से खेल रहे थे। तांत्रिक भ्रम में था कि उसने मंत्रों से इस 1.5 फुटिया को अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन तभी राघव के शरीर पे हावी वो शैतान एक झटके में आगे बढ़ता है। वो उस तांत्रिक का गला दबोच लेता है और एक ऐसी अमानवीय आवाज में दहाड़ता है जो रोंगटे खड़े कर दे। तूने मुझे बुलाया जरूर, पर तूने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। शैतान पूरी तरह से इंसानी नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उस अफरा तफरी और खौफ के बीच राघव के अंदर छिपे पत्रकार की आखिरी इंसानियत जाग उठती है। उसे समझ आ जाता है कि क्या करना है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को लोहे की भारी जंजीरों में लपेट लेता है ताकि शैतान उसके अंदर से बाहर ना भाग सके। फिर बिना एक पल सोचे वो हवन कुंड से आग की लपटें उठाता है, खुद को आग लगा लेता है और पास ही रखे एक तेजाब के बड़े टैंक में छलांग लगा देता है। एक जोर का धमाका और सब कुछ राख। राघव ने अपने साथ साथ उस शैतान का आखिरी ठिकाना ही मिटा दिया था। कुछ महीने बीत जाते हैं। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां राख के सिवा कुछ नहीं मिलता। केस को गैस लीक का हादसा बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तांत्रिक और बिल्डर का खेल खत्म। नरसिंहपुर की उस डरावनी कॉलोनी में धीरे धीरे शांति लौट आती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद राघव की वो कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन रुकिए, क्या कहानी वाकई यहां खत्म होती है? एक आम सी रात जब कॉलोनी का नया चौकीदार अकेले पहरा दे रहा था, तभी बिल्कुल सन्नाटे को चीरते हुए ठीक उसके पीछे से एक वही पतली जानी पहचानी आवाज आती है, भैया यहां बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? चौकीदार घबराकर पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खाली सड़क। लेकिन दोस्तों, जब अगले दिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जाती है तो होश उड़ जाते हैं। उस चौकीदार के ठीक पीछे वही 1.5 फुट की परछाई खड़ी थी और वो कैमरे की तरफ देखकर बकायदा हाथ हिला रही थी।
राघव का बलिदान उस ताकत को खत्म नहीं कर पाया था, बल्कि अब बिना किसी मालिक के वो शैतानी परछाई पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। इस कहानी से एक बात तो तय है दोस्तों, ये शैतान अब किसी एक कॉलोनी तक सीमित नहीं है, ये आजाद है। तो इस कहानी विश्लेषण को खत्म करते हुए चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगली बार किसी सुनसान अंधेरी सड़क पर चलते हुए अगर अचानक ठीक पीछे से कोई आवाज दे तो क्या मुड़कर देखना सही होगा? हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, कभी कभी अंधेरे से आने वाली आवाजें सिर्फ वहम नहीं होती।